हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नॉलेज सिस्टम। और आज हम बात करेंगे सेकेंडरी स्टोरेज के बारे में। और आज का जो टॉपिक है अपना मेमोरी के ऊपर बेस्ड है। इससे पहले आपने जो जो क्लासेज ली है, आप जो सभी LN द स्कूल आर्ट ऑफ डिजाइन के स्टूडेंट है, बी वोकेशनल फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है, इनके लिए जो पहले की जो क्लासेज हुई है जिसमें हमने कुछ वीडियोज MS वर्ड के शेयर किए थे, और इससे पहले के जो कुछ वीडियो थे जिसमें हमने कंप्यूटर के कुछ बेसिक्स के बारे में, जिसमें हमने इनपुट आउटपुट डिवाइसेज के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था। तो जो पिक्चर आपको जो भी स्क्रीन पर नजर आ रही है, तो आप देख सकते हैं कि जैसे कीबोर्ड, ऑप्टिकल पेन, जॉयस्टिक, स्कैनर, बारकोड रीडर, ये सब आपके इनपुट डिवाइसेज होते हैं। और यहाँ पे जैसे हेडफोन, हैंडसेट, जो हेडसेट है अपना हेडफोन जिसको कहते हैं हम, लेजर प्रिंटर, प्लॉटर, इंकजेट प्रिंटर, स्पीकर, और ये स्क्रीन जो है ये सब आपकी आउटपुट पे आती है। तो आज का जो टॉपिक है वो है हमारा डिजिटल कैमरा, पेन ड्राइव, टच स्क्रीन, DVD, वेबकैम, फैक्स, मॉडेम वगैरह, ये सब आपके आते हैं स्टोरेज डिवाइसेज में। तो आप समझ गए होंगे कि आज हमारा जो टॉपिक है वो मेमोरी के ऊपर बेस्ड है कि मेमोरी किस तरह से वर्किंग काम करती है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि सबसे पहले जब हमने कंप्यूटर को जब प्रोसेस करते हैं कि द कन्वर्सिंग ऑफ द रेट डाटा इनटू मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन टू कोड एज द प्रोसेसिंग विच इज डन बाय द CPU। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो होती है, ये आपकी जो भी इनपुट जो डेटा होता है उसको प्रोसेस करने के लिए यूज में आता है। और जिसमें पार्ट ऑफ CPU के बारे में भी हम बात करेंगे। तो पार्ट ऑफ जो CPU है वो है आपका CPU is the considered as the brain of the computer. CPU perform all types of data processing operations. It controls the operation of all parts of computer. जो CPU होता है ये आपका मस्तिष्क बोला जाता है। जिस तरह से एक ह्यूमन बीइंग में जिस तरह से दिमाग होता है, जिसको हम अपना माइंड कहते हैं, कि हमने माइंड से सोचते हैं, कुछ भी जो वर्किंग करते हैं, और जितनी भी जो एक्टिविटीज होती है उन सभी को हम अपने माइंड से एक्टिवेट करते हैं। इसी तरह से कंप्यूटर में भी जितनी भी जो प्रोसेस होती है वो सब आप CPU के हेल्प से करते हैं। तो CPU के यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि CPU के यहाँ पे 3 पार्ट है, जिसमें आपका CU होता है, एक MU होता है और एक ALU होता है। कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट, अर्थमेटिक, लॉजिक यूनिट। तो इसमें सबसे पहले हम बात करें, ये CPU होता है, ये एक जैसे माचिस की जो डिब्बी होती है उसके आकार का होता है, जिसमें ये सिलिकॉन धातु की बनी हुई आती है। मतलब एक तरह से ये माइक्रो प्रोसेसर जिसको कहा जाता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये लिखा हुआ है कोर i7, मतलब कि ये प्रोसेसर का नाम है। इंटेल कंपनी जो ज्यादातर जो सबसे बड़ी जो कंपनी है जो प्रोसेसर बनाती है, उस कंपनी का नाम इंटेल है। और ये इस तरह से कुछ इस तरह के मतलब कुछ कांटे से लगे हुए होते हैं, जो आपके जो मदरबोर्ड होता है उसके अंदर इसको शिफ्ट कर दिया जाता है। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में जिस तरह की हमने यहाँ से इनपुट हम देते हैं, और वो जो डेटा है वो आपका जो ये CPU का जो ये पूरा जो बॉक्स आपको होता है, जिसके 3 पार्ट कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक, लॉजिक यूनिट और मेमोरी यूनिट होती है, और आउटपुट डिवाइसेज में आपको ये नजर आ जाता है। अब हम बात करें कि इन CPU के भी अलग अलग जो पार्ट्स हैं, जैसे कि CU है वो क्या वर्क करता है। तो यहाँ पे मीन्स है कि CU का मतलब है कंट्रोल यूनिट। तो CU जो होता है वो आपका कंट्रोल यूनिट का काम करता है। मतलब कि आपकी जितनी भी जो प्रोसेस होती है ये कंपनी प्रबंधक की तरह काम करता है, मतलब उसको कंट्रोल करने का काम। क्योंकि जितने भी जो डिवाइसेज होते हैं उन डिवाइसेज का वर्किंग सही तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा है, और ये इनपुट लेने का काम करता है, और जहां पर आउटपुट की जरूरत होती है वहां पे ये आउटपुट को शो करता है। तो ये आपका जो यूज है वो आपका CU कंट्रोल यूनिट का होता है। उसके बाद में आपका था ALU, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो अर्थमेटिक जो लॉजिक यूनिट होता है, तो इट इज द यूज टू परफॉर्म द अर्थमेटिक एंड लॉजिकल कैलकुलेशन। इट परफॉर्म द अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन के लिए यूज में होता है। और ALU जो है आपका अंकगणितीय तार्किक इकाई, यह है अंकगणित और तार्किक गणना करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ये अंकगणित और तार्किक संचालन आपका करता है। जैसे अर्थमेटिक कैलकुलेशन होती है और लॉजिकल कैलकुलेशन होती है। तो ALU जो है ये आपका अर्थमेटिक कैलकुलेशन करने के लिए, मतलब कि अगर आप कोई भी कैलकुलेशन करना चाहते हैं, आप डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन वगैरह अगर करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको अर्थमेटिक का जो वर्क है और जो लॉजिकल का जो वर्क है ये आपका ALU करता है। तो आप CU समझ गए होंगे, ALU समझ गए होंगे। और तीसरा जो पार्ट है वो आपका होता है मेमोरी यूनिट। तो हम जब सेकेंडरी मेमोरी में जब हम जाए, तो उससे पहले हमको पता चलना चाहिए कि हम बात किसकी कर रहे हैं, मेमोरी यूनिट के बारे में। तो मेमोरी यूनिट स्टैंड्स फॉर द मेमोरी यूनिट। एक कंप्यूटर मेमोरी इज जस्ट लाइक ए ह्यूमन ब्रेन। MU का मतलब होता है मेमोरी यूनिट होता है, जो कंप्यूटर की मेमोरी का मानव मस्तिष्क की तरह संचालन करता है। जिसमें कौन कौन से पार्ट है, जैसे कि कैश मेमोरी होती है, प्राइमरी मेमोरी होती है और सेकेंडरी मेमोरी होती है। तो इनके बारे में हम अभी डिस्कस करते हैं। मेमोरी का मतलब है कि कंप्यूटर में, क्योंकि अगर सोचिए कि अगर कंप्यूटर में मेमोरी नहीं होती तो हम वर्किंग किस तरह से करते, तो मेमोरी के लिए ये चीजें ज्यादा जरूरी है। तो सबसे ज्यादा जरूरी है हमारा कैश मेमोरी। तो कैश मेमोरी इज ए वेरी हाई स्पीड सेमीकंडक्टर मेमोरी।
which may speed up the CPU and the main memory. It is used to contain those parts of data and program which are most frequently used by the CPU. तो जो CPU होता है ये आपका मदरबोर्ड में लगी हुई होती है, एक तरह से एक सेमीकंडक्टर, एक चिप के रूप में लगी हुई होती है, जिससे कि हम अपना वर्किंग करते हैं। तो यहाँ पे डेटा और प्रोग्राम के उन हिस्सों को शामिल करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, और जिसका जो कि सीपीयू द्वारा सबसे अधिक बार उपयोग किया जाता है, क्योंकि ये जो मेमोरी होती है आपके कंप्यूटर में लगी हुई होती है, कैश मेमोरी जिसको कहते हैं, और कंटिन्यू जो वर्किंग करने के लिए कैश मेमोरी का यूज किया जाता है, जो कि उच्च गति अर्धचालक स्मृति कहलाती है आपकी। मतलब कि अगर कंप्यूटर में जो भी वर्किंग होता है तो सबसे पहले आपका मतलब रैम में जाने से भी पहले कैश मेमोरी जो होती है वो उसको यूज में लेती है, स्पीड बढ़ाने के लिए इसका यूज किया जाता है। उसके बाद में आता है कैश मेमोरी का देखो यूज क्या है, तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है आप समझ सकते हैं। कैश मेमोरी जैसे आपकी देख सकते हैं कि जो मुख्य मेमोरी आपकी जिसको कि हम रैम के नाम से जानते हैं, उससे भी ये काफी फास्ट होती है, मतलब वर्किंग को स्पीड को बढ़ाने के लिए इसका एक तरह से यूज किया जाता है। और कम समय में ये आपका होता है कि जो मेमोरी होती है इसका कम समय मतलब एक्सेस टू टाइम होता है इसका बहुत कम होता है। टेम्परेरी इसका यूजेज होता है, क्योंकि जब तक आप कंप्यूटर पे काम करते हैं उसी समय उसका यूज होता है, और जैसे आप कंप्यूटर पे वर्किंग करना बंद कर देते हैं तो इसका यूज आपका वहीं पे समाप्त हो जाता है। मतलब इसमें जो स्टोरेज जो डेटा होता है वो आपका करंट टाइम पे यूज में आता है और उसके बाद में डेटा स्टोर हट जाता है। ये ऐसे प्रोग्राम को स्टोर करती है जो छोटी अवधि में संग्रहित किए जाते हैं, मतलब स्टोर करने के लिए इसका यूज किया जाता है, जिसको कि हम थोड़ी देर के लिए जो काम में लेते हैं उसके लिए इसका उपयोग किया जाता है। ज्यादा लंबे समय तक के लिए इसका यूज नहीं किया जाता, क्योंकि जिस मेमोरी को हम परमानेंट रखना चाहेंगे वो मेमोरी आपका स्टोरेज में जाती है। तो आगे हम देख रहे हैं डिसएडवांटेज ऑफ द कैश मेमोरी। तो कैश मेमोरी की कुछ सीमाएं भी है। एक तो इसकी क्षमता जो होती है वो आपकी सीमित होती है, और ये बहुत महंगी होती है। महंगी होने का मतलब क्योंकि जो मदरबोर्ड में जो ये लगाई जाती है तो ये एक्सपेंसिव होती है, क्योंकि इससे ज्यादा वर्किंग हम नहीं ले सकते। क्योंकि अगर ये कंप्यूटर में जैसे लगाई जाएगी ज्यादा कैश मेमोरी तो ये वैसे भी कॉस्टली भी होती है, मतलब मनी के हिसाब से भी सोचा जाए तो ये कॉस्टली होती है, और इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे रीजंस होते हैं जिससे कि इसका हम ज्यादा यूज है जो नहीं कर पाते हैं। तो ये आप देख सकते हो कि कैश मेमोरी जो होती है ये आपकी देखो अलग से, जैसे मदरबोर्ड में जैसे कि रैम लगाई जाती है उसी तरह से कैश मेमोरी भी अलग से इस तरह से फिट कर दी जाती है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि एक चिप के रूप में जैसे लगी हुई है, देख सकते हैं आप यहाँ पे। तो ये आपकी कैश मेमोरी है। और प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी में हम डिस्कस करते हैं। जैसे हमने बात की तो प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी में डिफरेंस क्या है। तो ये डेटा को स्थायी रूप से संग्रहित नहीं करता है। देखो प्राइमरी मेमोरी की बात जो है ये परमानेंटली स्टोरेज नहीं करता है, और ये स्थायी रूप से करता है। दूसरा, अगर लाइट चली जाती है तो इसका जो डेटा होता है वो लॉस हो जाता है, जबकि इसमें से कोई डेटा लॉस नहीं होता है। इसकी जो गति होती है वो बहुत तेज होती है, मतलब बहुत ज्यादा फास्ट स्पीड से काम करता है, क्योंकि ये इंटरनल रूप से लगी हुई होती है। और ये वाला जो होता है ये आपकी इसकी गति इतनी तेज नहीं होती, क्योंकि ये जो डेटा एक तरह से हार्ड डिस्क में से जो डेटा लेता है उसकी जो स्पीड होती है वो स्लो होती है। क्योंकि जैसे हम कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, जैसे कि आप देख सकते हो कि यार आप कंप्यूटर में एक डेटा को दूसरी जगह अगर आप कॉपी करते हैं तो जल्दी कॉपी होगा, लेकिन अगर यही डेटा जब आप दूसरे स्टोरेज डिवाइसेज में जैसे कि दूसरी पेन ड्राइव में या डीवीडी वगैरह में जब आप कॉपी करते हैं तो समय ज्यादा लगता है। और इट इज अ वोलेटाइल इन नेचर, ये प्रकृति में अस्थिर होती है, और ये जो होती है प्रकृति में स्थिर होती है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ द प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी के जैसे दो पार्ट है आपका रैम और रोम। अब इसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे अभी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो फॉलोइंग टाइप ऑफ द सेकेंडरी मेमोरी, जैसे कौन कौन सी स्टोरेज डिवाइसेज जो है हमारी वो आपकी कौन कौन सी है वो तो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। जैसे कि हम बात करेंगे फ्लॉपी डिस्क है, सीडी, डीवीडी, एचडी हाई डेफिनेशन है, पेन ड्राइव, जिप ड्राइवर, जिनके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये सब जो दिख रहे हैं आपको ये आपकी सेकेंडरी मेमोरी होती है, जिसमें कि हम डेटा को स्टोर करके रखते हैं। तो आप यहाँ पे काफी कुछ चीजें समझ गए होंगे कि प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी में डिफरेंस क्या है। चलो तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो हम देख सकते हैं कि प्राइमरी मेमोरी जो आपको यहाँ पे नजर आ रही है ये आपकी जो आपको दिख रहा है यहाँ पे ये आपका एक तरह से रैम होती है। तो आपने रियल में भी देखी होगी, आपके कंप्यूटर का जो मदरबोर्ड होता है उसमें लगी हुई होती है। तो अगर आप अभी कंप्यूटर लैब में बैठे हैं द एलन द स्कूल आर्ट ऑफ डिजाइन के जो बी वोकेशनल फर्स्ट ईयर के जो आप स्टूडेंट्स हैं, तो अगर आप अभी कंप्यूटर में स्टडी कर रहे हैं लैब में बैठे, तो वहां से आप किसी भी सीपीयू में अगर आपके पास कोई सीपीयू अगर वहां पे खुला हुआ है तो वहां से आप देख सकते हैं कि वहां से आप प्राइमरी मेमोरी को समझ सकते हैं।
उसके बाद में अपना आता है स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में। जैसे कि सबसे पहले हम बात करें हार्ड डिस्क के बारे में। तो हार्ड डिस्क जो होती है जिसके अंदर की पूरा डेटा जो है वह का मतलब स्टोरेज करना होता है, जिससे हम रिट्रीव कर सकते हैं। तो इसमें बहुत ज्यादा तेजी से घूमती हुई एक डिस्क होती है जो चुंबकीय सामग्री से लेपित होती है, और इसमें कुछ प्लेटर्स होते हैं, इनके बारे में अभी पढ़ाने वाले हैं हम आपको। तो डेटा जो होता है वो रैंडम तरीके से इसमें से हम एक्सेस कर सकते हैं, मतलब किसी भी क्रम से हम डेटा को ले सकते हैं। और जब इसमें लाइट चली जाती है, जैसे पावर अगर ऑफ हो जाती है, तो भी हम डेटा को रख पाते हैं, मतलब डेटा को यूज में ले सकते हैं। और इसकी जो क्षमता होती है वो 1 टेराबाइट, मतलब कि 1 अरब बाइट्स, मतलब 1 जीबी। मतलब आप इतना समझ सकते हैं कि ये तो बहुत कम है। अभी जो नॉर्मल आपके कंप्यूटर वगैरह में अभी होगी, तो हम लगभग मान के सुना होगा आपने कि 500 जीबी या 1024 जीबी, मतलब 1 टीबी तक की जो हार्ड डिस्क है वो मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाती है। तो हार्ड डिस्क जो आप खुली हुई देख सकते हैं कि यहाँ पे ये कुछ प्लेट्स लगी हुई होती है, और ये जब आपका राउंड कर रहा होता है, और यहाँ पे एक रीडिंग आर्म होता है जो उसको रीड करता है। तो हम बात करें रैम और रोम के बीच में डिफरेंस क्या है। देखो, रैम और रोम के बीच में जब हम प्राइमरी मेमोरी पढ़ रहे थे तो हमने प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी के बीच में डिफरेंस देखा था, और हम अब यहाँ पे बात करेंगे आपके रैम और रोम के बीच में डिफरेंस क्या है। तो रैम का मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम का मतलब है रीड ओनली मेमोरी। केवल ये रैंडम तरीके से एक्सेस करता है और ये केवल रीड ही कर पाता है। इसमें केवल डेटा राइट किया जा सकता है, इसमें डेटा रीड भी किया जा सकता है। इसकी जो गति होती है वो तेज होती है, और इसकी गति तेज नहीं होती है। इसे चेंज किया जा सकता है, इसे चेंज नहीं किया जा सकता है। ये वोलेटाइल मेमोरी होती है, अस्थिर मेमोरी होती है, और ये नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है, गैर स्थिर मेमोरी होती है। और रैम और जो रैम है ये आपके 2 प्रकार की है। तो यहाँ से आप देखें कि पहली जो मेमोरी है ये आपकी एस रैम, स्टैटिक रैम, मतलब जो कि स्थायी रूप से आपके जो मदरबोर्ड होता है उसमें लगी हुई होती है, वो होती है स्टैटिक रैम। और दूसरी होती है आपकी डायनेमिक रैम, जो कि चेंजेबल होती है, जिसमें टाइम टू टाइम चेंजेज होता रहता है। अब वैसे नजर नहीं आता है कि आप ऐसे सोचे कि 2 रैम अलग से लगानी होती है, एक स्टैटिक लगानी होती है, एक डायनेमिक लगानी होती है, ऐसा नहीं है। आपको केवल आपको नजर आती है 2 टाइप्स ऑफ द मेमोरी। तो आगे हम बात करें प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, जैसे रोम की भी कुछ पार्ट है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं, और आप टेस्ट के लिए तैयार रहे। मैं आपको जल्दी ही टेस्ट का पेपर में डालने वाला हूँ ये टॉपिक पूरा होने के बाद। तो पीआरओएम जो है वो आपका प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, और ईपीआरओएम जो है आपका इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। और जब डबल ईपीआरओएम जब लग जाता है, तो डबल ईपीआरओएम का मतलब है इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। और जब एफ पी लगा हुआ है, जैसे एफ एक्स्ट्रा लगा हुआ है, तो फील्ड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। और यूवी अगर लगा हुआ है तो अल्ट्रा वायलेट इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो केवल एक एक वर्ड का बना के यहाँ पे एब्रीविएशंस बनाए हुए हैं। तो यहाँ पे आप देख लिया है कि ये तो आपकी रैम होती है और रोम आपने देख ही ली है। तो हम जब स्टोरेज डिवाइसेस की बात कर रहे हैं तो इनकी कैपेसिटी के हिसाब से देखो किस तरह से बनाया हुआ है। जैसे कि फ्लॉपी डिस्क की हम बात करें तो इसकी 1.44 MB होती थी, और डेटा इसमें राइट किया जा सकता था, जिसका कि यूज अभी नहीं किया जाता है। तो अब इसका जो यूज है वो एक तरह से लगभग पूरी तरह से बंद हो गया है, और इसको हम यूज में नहीं लेते हैं। तो इसके बाद हम बात करें आगे डीवीडी की। तो ये जो आपका डीवीडी पहले सीडी की बात कर लेते हैं। सीडी की फुल फॉर्म आपका कॉम्पैक्ट डिस्क, जिसकी जो क्षमता होती है 700 MB की। फिर उसके बाद में बात करें डीवीडी, डिजिटल वीडियो डिस्क भी बोलते हैं, और डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क भी इसको कहा जाता है। और इसकी जो मेमोरी होती है 4.7 GB की इसकी साइज होती है। फिर आपका आता है आर डीवीडी, री राइटेबल वीडियो डिस्क। तो इसकी जो क्षमता होती है 4.7 GB की। फिर आपकी हार्ड डिस्क आती है जो भी मैंने आपको दिखाई थी, जिसकी क्षमता 1 टेराबाइट, वैसे इससे भी ज्यादा की आती है। एक नॉमिनल हमने जो यहाँ पे लिया है कि 1 टेराबाइट की भी इजीली आपके पास अवेलेबल हो सकती है। पेन ड्राइव आप सभी ने देखी होगी, डेटा स्टोरेज करने के लिए काम आती है। जब आप कोई मूवीज, अपना डेटा, ऑडियो वीडियो वगैरह ट्रांसफर करना चाहते हो कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में, तो आप पेन ड्राइव को यूज में लेते हो। इसके बाद में आपका था जिप ड्राइवर, 100 MB की इसकी साइज आती है। डेटा राइट और इरेज करने के लिए इसका यूज किया जाता है। और ब्लूरे डिस्क हम लास्ट में बात करें तो इसकी जो क्षमता होती है वो 500 से 500 GB। वैसे ही गलत है, 500 GB तो नहीं हो सकता है। बाकी अभी मार्केट में जो जीबी अवेलेबल है वो आपका 25 से लेकर 50 GB तक की जो डेटा है वो आपका मार्केट में इजीली आपको अवेलेबल है। हाँ, इसका ज्यादा यूज इसलिए नहीं किया जाता है क्योंकि इसको जो चलाने के लिए जो प्लेयर है वो भी मार्केट में काफी कॉस्टली आता है, इसीलिए इसका यूज ज्यादा नहीं किया जाता है।
तो ये हमने बात की स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में, और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बारे में, तो वो देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो बने रहिए दोस्तों, हमारे साथ बने रहिए स्टूडेंट्स। तो कंटिन्यू आपको ये जो टॉपिक है मैं एक बार वापस से रिवाइज करा दूं। रैम रोम के बारे में हमने पढ़ा है यहाँ पे, और इसके बारे में अंतर हमने पढ़ लिया है, हार्ड डिस्क। और आप जो सभी एल एन द स्कूल आर्ट ऑफ डिजाइन के जो स्टूडेंट्स हैं, कंटिन्यू लैब में इसकी प्रैक्टिस करें और इन वीडियोज को देखें। और जो MS वर्ड के जो वीडियो में कंटिन्यू आपके लिए जो मैं शेयर कर रहा हूँ, इन वीडियो को देखते हुए आप कंप्यूटर में लैब में अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं, असाइनमेंट आप बना सकते हैं। तो प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी आपने देख ली है, ये आपकी कैश मेमोरी के बारे में हम डिस्कस किया था। तो डिसएडवांटेज ऑफ द कैश मेमोरी हमने यहाँ पे देखा। तो ये कैश मेमोरी का जो पार्ट था, मेमोरी ALU CU, तो इसके बारे में हमने डिस्कस किया। ये आपका CPU का हमने स्टार्ट किया, और ये आपके प्रोसेसिंग, तो यहाँ से हमने स्टार्ट किया था, जिसमें आज हमने स्टोरेज डिवाइसेज मतलब कि मेमोरी के बारे में हमने यहाँ पे डिस्कस किया। तो दोस्तों कंटिन्यू बने रहिए। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा उसके बारे में आप कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों को जरूर बताएं, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। तो ओके, एल एन द स्कूल आर्ट ऑफ डिजाइन के जो स्टूडेंट्स हो आप, ओके बाय, थैंक यू।